आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12 का भाग 2 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये है हमारा भाग 3। अगर भाग 2 तक आप देखना चाहते हैं और चैप्टर 12 तक देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए चैप्टर 12 में भाग 2 तक हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे और उसके बाद कौन कौन राजा हुए और अंतिम जो ये देखिए श्रीगुप्त, घटोत्कच और ये उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद कौन राजा बना था, समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त चौथा राजा था। यानी पहला श्रीगुप्त था, दूसरा घटोत्कच था और तीसरा था चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा जो था वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। क्या था? प्रतापी राजा था। उसने भारत के अधिकतर क्षेत्र पर लगभग दक्षिण भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था, मतलब शासन स्थापित कर लिया था। और इधर वाले 12 को, जो दक्षिण वाले 12 राज्य थे उनको राज्य वापस लौटा दिया था लेकिन कर लेता था। अब इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं, ये गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे। किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में। इस वंश के ये किसके कहां तक पढ़ लिए थे? समुद्रगुप्त पढ़ लिए थे। समुद्रगुप्त इसके बारे में पढ़ लेते। इसका जो था वो 2 उत्तराधिकारी था। 2 मतलब उत्तराधिकारी एक ही था, नाम 2 है। देखिए क्या क्या था, मतलब इसके देखिए ये कौन कौन थे। पहला रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त और दूसरा था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए अब दोनों में समझना क्या है, क्यों ये 2 उत्तराधिकारी हुए राजा। एक समुद्रगुप्त के देखिए ये बड़ा बेटा कौन था, इसका बड़ा जो लड़का था रामगुप्त था और छोटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राजा किसको बनना चाहिए? राजा कौन बनता है? देखिए राजा बड़ा बेटा बनता है, लेकिन बात यह था कि इतना योग्य ये नहीं था, रामगुप्त योग्य उतना नहीं था। फिर भी क्या हुआ, ये समुद्रगुप्त के बाद राजा किसको बनाया गया? ये रामगुप्त को राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? रामगुप्त को, जबकि वो योग्य था ही नहीं। देखिए राजा का बेटा राजा बन सकता है लेकिन वो राजा रह नहीं सकता है। अगर राजा के लायक नहीं हुआ ना तो राजा रह नहीं सकता है। बोला जाता है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, बनता तो है, लेकिन राजा का बेटा राजा बन तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता है उस पद पर। अगर योग्य न हो तो, योग्य हो तो रहेगा, योग्य न हो तो कुछ दिनों के बाद उसका क्या होगा, सत्ता उससे छीन जाएगी या उसका शासन खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका शासन कैसे खत्म हो रहा है। यहाँ से इतिहास से हमें यही सब शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन कैसे चलता है। ये जीवन को समझने के लिए इतिहास समझना इसीलिए जरूरी होता है। तो चलिए, इसीलिए योग्यता जरूरी होती है। कोई भी हम काम जब करते हैं या किसी भी काम को हम करने के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में योग्यता होनी चाहिए। उस काम के प्रति हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, तभी उस काम को हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीका से कर सकते हैं। तो देखिए रामगुप्त में उतना योग्यता था नहीं, फिर भी क्या बना दिया गया इसको, राजा। क्या बनाया गया? राजा। अब उसके बाद देखिए कहानी का क्या होता है। ये रामगुप्त बन गया राजा। राजा बनने के बाद इसका विवाह हुआ, रामगुप्त का विवाह हुआ। इसका विवाह हुआ ध्रुव देवी से। किससे? ध्रुव देवी से इसका विवाह हुआ। अब ध्रुव देवी से विवाह हुआ, अब ये राजा बना। तो समुद्रगुप्त जितना प्रतापी राजा था उतना प्रतापी राजा ये नहीं है। तो सबको तो पता था ना जी कि उतना प्रतापी राजा नहीं है। अब आसपास वाला जानकारी होगा ना राज्यों को कि अच्छा समुद्रगुप्त के बाद ये राजा बना है, ये प्रतापी होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में पूरा डिटेल रहता है आसपास वाले राज्यों को कि ये क्या होगा। तो आसपास वाले राज्यों को पता था कि ये रामगुप्त उतना प्रतापी नहीं है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पर ये भारत का मैप समझिए। इनके जो आसपास वाले पड़ोसी जो राज्य थे, विपक्षी राज्य, तो उनको पहले ही पता चल गया कि रामगुप्त उतना योग्य नहीं है। अब देखिए ये समुद्रगुप्त ने क्या किया था, ये उत्तर भारत के राज्यों को जीता था। ठीक है, ये उत्तर भारत वाले क्षेत्रों को जीत लिया था, फिर ये दक्षिण भारत के क्षेत्र के, लेकिन यहाँ पर पश्चिम और पूरब वाले क्षेत्रों को, ये सब क्षेत्रों को नहीं जीता था।
पश्चिम और पूर्व वाले क्षेत्रों को नहीं जीता था। हम पहले भी बताए हैं, देखिए ISPK बताए थे ना, पीके ISPK ये तो बताए थे, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। तो ये जो गुप्त वंश था वो किसका सामंत था? कुषाण का था। और उसके बाद पहलव तो थोड़ी देर में खत्म हो गए थे, पहलव वंश ज्यादा देर रह नहीं पाए थे, थोड़ी देर में खत्म हो गया था। शक जो थे वो भारत के अधिकतर हिस्सों में फैल चुके थे। शकों की जो 5 शाखाएं भारत में आई थी, अधिकतर हिस्सों में फैल चुके थे। बहुत सारे हारे जीते, लेकिन वो खत्म नहीं हुए पूरी तरह से। कहीं ना कहीं पर रह गए, कहीं ना कहीं पर शासन स्थापित कर ही लिया और धीरे धीरे क्या हुए, बड़े होने लगे। तो ये क्या हुआ कि ये अभी भी शक शासक थे। देखिए कब तक थे, या कुषाण, यहाँ पर पहलव का अंत हो गया। ये कुषाण भी बहुत मतलब उतने ज्यादा ताकतवर नहीं रह पाए, लेकिन ये शक शासक थे। और इधर गुजरात वाले इधर क्षेत्रों में अधिक थे शक शासक, अभी भी मौजूद थे शक शासक। तो ये रामगुप्त जब राजा बना तो शक शासक को पता चल गया अच्छा ये राजा बना है। तो इसने क्या किया, शकों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ? शकों ने आक्रमण कर दिया यहाँ पर, यही इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राज्य के ये हिस्सा पर, इधर ये वाला हिस्सा पर आक्रमण कर दिया। और रामगुप्त युद्ध लड़ने गया। अब युद्ध लड़ने गया तो ये योग्य था नहीं, तो क्या हुआ, हार गया। हारने के बाद शक जो थे वो तो यहाँ से जो क्षेत्र जीते थे वो तो मांग ही रहे थे, साथ में ये अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया। किनको? शकों को। शकों को क्या कहा, अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया कि हाँ वो शक इसकी पत्नी को मांग रहे थे, तो पत्नी को ये देने के लिए तैयार हो गया। कौन? रामगुप्त। जब ये बात पता चला चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को बात पता चला क्योंकि ये बहुत ही योग्य था, ये बहुत ही क्या था, योग्य शासक था। मतलब ये बहुत ही योग्य शासक था। ये कहीं कहीं के राजकुमार रह चुका था, मतलब इतना क्षेत्र था तो सारी जगह राजा तो शासन नहीं करते थे, आपको पता ही है, छोटे छोटे राजा रखते थे। तो ये बहुत सारी जगहों का ये राजकुमार रह चुका था, तो इसको शासन की मतलब ठीक ठाक जानकारी थी। तो इसने कहा नहीं, शकों से फिर दोबारा युद्ध होगा। इसने फिर दोबारा गया कहाँ, दोबारा शकों से युद्ध किया ये चंद्रगुप्त द्वितीय, और शकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, शकों को हरा दिया। और उसके बाद लौटा यहाँ पर अपने ये शासन में, ये अपने जो क्षेत्र में लौटा। और इनके बाद इनका क्या किया होगा आपको पता ही है, ये पहले से ही था कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद किससे शादी किया, ध्रुव देवी से इसने शादी कर ली। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं? एक बार और समझाएंगे, एक बार और फिर से समझाएंगे इसको। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से शादी कर ली। अब फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा, ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त था, उसके बाद उसका छोटा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये उतना योग्य नहीं था, ये योग्य था, लेकिन इसको राजा न बनाकर छोटा बेटा को, किसको, रामगुप्त को राजा बनाया गया। ये बात शकों को पता चल गई कि उतना ये योग्य नहीं है, तो शक शासक ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया। किस पर? रामगुप्त पर आक्रमण किया, यानी कि इसके क्षेत्र पर आक्रमण किया, और रामगुप्त हार गया। उसके बाद इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया शकों को। शकों क्या कहा कि पत्नी को देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ये बात जब पता चला किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो कहा नहीं, फिर से युद्ध करेंगे। फिर से युद्ध किया और क्या हुआ, शकों को पराजित कर दिया। पराजित ही नहीं किया, पूरा बढ़िया से नष्ट कर दिया। अब दोबारा शक यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, पूरा मतलब ऐसा नष्ट किया ना कि हाँ दोबारा पर अब उत्पन्न होने के नामे नहीं लेंगे, बढ़िया से पूरा नष्ट कर दिया। और उसके बाद इसने क्या किया, रामगुप्त की हत्या करके और इससे ध्रुव देवी से शादी कर ली। और उसके बाद इसने जब इसको हराया शकों को, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसने किस चीज की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब उसके बाद राजा कौन बना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, शकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इसने शादी किससे की, ध्रुव देवी से शादी किया। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी पहले ही बताइए राजा बन गया होता, ये समुद्रगुप्त के बाद पहले ये राजा बन गया होता, तो इतना कुछ नहीं ना करना पड़ता इसको, शकों से हारना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट हरा देता शकों को। लेकिन नहीं, इसीलिए शासन की जिम्मेवारी हमेशा उसी को देनी चाहिए जो योग्य हो। कोई भी कार्य की जिम्मेवारी हमेशा उसी को देनी चाहिए जो कि योग्य हो, नहीं तो कार्य तो खराब करेगा ही करेगा। मतलब जो काम दिया गया वो तो काम खराब करेगा ही करेगा खुद, और दूसरे जो योग्य होंगे उनको भी वो काम नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ पर उतना योग्य नहीं था, फिर भी इसको शासन की जिम्मेवारी दी गई ना, लेकिन क्या किया, ये तो खुद तो हारा ही,
मतलब ये तो हारा ही, राज्यों का हारा ही, फिर दोबारा इसको युद्ध करना पड़ा। किसको? इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को युद्ध करके फिर दोबारा हराना पड़ा। 2 बार मेहनत लग गया। इसीलिए हमेशा काम उसी को देना चाहिए जो कि उसके योग्य हो। अब उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य बोले, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा है, वो मौर्य वंश का जो संस्थापक था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब समस्या कहाँ आएगा? अनेक समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या का सामना करना पड़ा। अब समस्या का सामना कहाँ पर करना पड़ा? एक मिनट रुकिए। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की शादी के बारे में विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा रचा गया? विशाखा दत्त द्वारा रचा गया पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में इसका वर्णन है। किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किससे हुई? ये ध्रुव देवी से हुई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। समुद्रगुप्त जो था, एक मिनट, हाँ एक और देखिए, एक छूटा हुआ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन मतलब समझ रहे हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है कि वो भारत का नेपोलियन है? नेपोलियन पूरा यूरोप घूम गया था। घूमने का मतलब ऐसा कि पूरा यूरोप में, मतलब उसकी जो पकड़ है पूरे यूरोप में थी। इसकी भी पकड़ कहाँ तक थी? समुद्रगुप्त तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी बढ़िया सा पकड़ थी। और इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? अभी भी कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि पूरे भारत पर इसकी क्या था? मतलब सत्ता थी, पूरे भारत पर इसकी सत्ता थी। लेकिन देखिए कुछ हिस्सों पर देखिए इसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक तो शासन था इसका, इनके शासन था। लेकिन बात ये था कि ये वाला क्षेत्र, इधर थोड़े से शकों को अभी हराए नहीं थे, ये वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र अभी नहीं जीत पाए थे ये समुद्रगुप्त। तब ये किसको कार्य करना पड़ा होगा? अब आसपास से देखिए, ये आसपास से आक्रमणकारी से अगर परेशान रहेंगे तो अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते। राज्य का विकास तभी कर सकते हैं जब राजा शांत हो और उसको कोई युद्ध ना करना पड़े। तो युद्ध में बड़ा खर्च होता है, युद्ध में सैनिक का खर्च होता है, हथियारों का खर्च होता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च होता है। दिमाग भी इधर उधर दौड़ाना पड़ता है कि सामने लोग हराए कैसे, क्या करे। तो जो राजा ज्यादा युद्ध करेगा वो अपने राज्य पर कैसे ध्यान देगा, और राज्य के ध्यान नहीं देगा तो बताइए जनता परेशान हो जाएगी। तो इसने कहा रुक जाइए, पहले साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं, आसपास वालों को निपटा देते हैं, उसके बाद जनता का विकास करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये पहले निपटाने के बारे में इन लोगों को तो पहले पश्चिमी भाग में निपटाए, पूरा अपना क्या कर लिया, शासन स्थापित कर लिया पश्चिमी भाग को, पश्चिमोत्तर भाग को। और यहाँ पर एक सिक्का चलवा दिया। ये सिक्का बड़ा चलवाया था, स्वर्ण सिक्का, रजत का, फिर ये क्या कहते हैं, ये ताम्र सिक्का, नहीं तांबा, ये चांदी का, सोना का, ये सब सिक्का चलवाया था इसने। बताएंगे कितने कितने प्रकार का चलवाया था, कैसे चलवाया था। तो ये क्या हुआ, इधर वाला का हरा दिया। अब उसके बाद फिर इधर वाला का हराया। ये दोनों को क्या किया, ये दोनों तरफ का हरा दिया, पूरा ठीक ठाक हो गया। अब उसके बाद अपने क्या किया, राज्य पर अब ध्यान देना शुरू किया। किस पर? राज्य, जनता के विकास पर। इसका साम्राज्य विस्तार हो गया और इसने अपने जनता के विकास पर एक महान राजा बनकर उभरा। क्या हुआ, ये एक महान राजा बनकर उभरा और जनता के लिए भी महान था। क्यों? क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे और ये महान शासक बनकर उभरा, महान शासक बना। अब महान शासक बना मतलब समझिए, देखिए क्या था, न्याय प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी। न्याय प्रणाली जो थी इसके समय बहुत सारे, मतलब लगभग सारे जो इससे पहले जो सारे शासक आए, जितने भी शासक हुए, वहां से बात करें मगध से, वो क्या था, बिंबिसार से अगर बात करें, क्योंकि हरेक वंशी था ना, हरेक वंश से बात करें यहाँ तक का, अभी तक का क्या कहते हैं, इसके यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय तक का सबसे बेहतरीन इसका न्याय प्रणाली था। जितने भी बीच में आए उन सबसे बेहतरीन था किसका, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय प्रणाली जो था, न्याय करने की ये सबसे बेहतरीन था। सबको न्याय मिल जाता था, जो भी इसके दरबार में आता था सबको न्याय प्रणाली का बहुत अच्छा व्यवस्था था। किसके समय? इसी के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय न्याय प्रणाली बहुत ही बेहतरीन थी। उसके बाद इसने सिक्का चलवाया था। सिक्का कितने प्रकार के सिक्का चलवाया, सोना का, रजत, उसके बाद ताम्र,
ये सिक्का चलवाया था सोना का, रजत का, ताम्र का, ये अलग अलग तरह से सिक्का चलवाया था अलग अलग। अब एक बात बताइए, ये सबका वैल्यू एक ही होता होगा? सोना का, रजत का, तांबा का, सबका वैल्यू एक था? नहीं। अगर मान लीजिए एक और आप लोगों को सवाल आता होगा ना कि मान लीजिए चंद्रगुप्त यहाँ पर द्वितीय है, यहाँ पर समुद्रगुप्त है, मान लीजिए कोई और ये गुप्त वंश से पहले कौन सा वंश था? कुषाण वंश था। अगर कुषाण वंश खत्म होने के, मान लीजिए पूरी तरह नष्ट नहीं हो लेकिन खत्म होने के बाद ये गुप्त वंश आया, ये सब अपना सिक्का चलवाने लगा, तो उस सबका सिक्का बेकार हो जाएगा। और वो जो पिछला वाला सिक्का जो चलवाए होंगे जो शासक, जो सोने का सिक्का या कुछ भी सिक्के चलवाए होंगे, या मान लीजिए यहीं पर जो समुद्रगुप्त सिक्का जो चलवाया होगा, क्या वो सिक्का बेकार हो जाएगा? या जो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो सिक्का चलवाएगा, अगले शासक आएंगे तो क्या वो सिक्का नहीं चलेगा? या बेकार हो जाएगा? या क्या होगा? जैसे एक देश का सिक्का इस समय दूसरे देश में नहीं चलता है, एक देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलेगा, क्या करवाना पड़ेगा? उसको चेंज करवाना पड़ता है। तो क्या एक शासक का सिक्का दूसरे शासक के समय चलेगा? चलता होगा? ये सब सवाल तो आया होगा ना। देखिए चलेगा कैसे, क्या उसका मूल्य क्या होता था? सोना का है तो बात वही सोना वाला ही रहेगा, अगर सोना का सिक्का है तो बात सोना वाला ही रहेगा। ये तो सोना ही है ना, ये कोई कागज तो है नहीं, कि उसका मूल्य घटेगा बढ़ेगा। ये सोना है तो सोना की तरह बिकेगा, ये रजत है तो रजत की तरह, ये तांबा है तो तांबा की तरह रहेगा, बस इतना ही तो रहता है। वो और सिक्का हो जाएगा तो उसका ज्यादा मूल्य थोड़े हो जाएगा। मान लीजिए सिक्का का भार है, मानते हैं 25 ग्राम है या 30 ग्राम है, तो उतना ही वैल्यू होगा जितना 25-30 ग्राम सोने का वैल्यू होता है। सेम टू सेम सिक्का का भी वैल्यू कितना होगा? 25 से 30 ग्राम होगा। अगर वो सिक्का थोड़ा ज्यादा भारी है तो वैल्यू ज्यादा होगा, बस बात इतना ही होता है। यानी कि सभी राजा का सिक्का एक दूसरे के समय चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता था, ये चलता था। अब मान लीजिए एगो शासक आया, 20 वर्ष 30 वर्ष शासन किया, तब तक खत्म हो गया और उसका सिक्का बहुत सारे लोगों के पास है, तो क्या वो नहीं चलेगा? नहीं। देखिए इसीलिए तो सोना चांदी का सिक्का होता था ताकि चले। आगे बढ़ते हैं। इसका न्याय प्रणाली बहुत ही जबरदस्त था और ये सिक्का इसने चलवाया था। उसके बाद धार्मिक जीवन देखते हैं, इसका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन तो ये देखिए मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को, यानी कि विष्णु भगवान को ये मानता था। किसको मानता था? विष्णु भगवान को ये मानता था। और इसके दरबार में 9 रत्न थे। राजा के 9 रत्न के नाम सुने हैं ना, तो इसके दरबार में 9 रत्न थे। देखिए जैसे विज्ञान के क्षेत्र में कवि थे, साहित्य के क्षेत्र में और रचना के क्षेत्र में, ये अलग अलग क्षेत्रों में इसके जो 9 रत्न थे। अब 9 रत्न में कौन कौन थे? गणित के क्षेत्र में थे, विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए 9 रत्न में कौन मुख्य हम बताते हैं, और भी बहुत सारे थे लेकिन मुख्य बताते हैं। देखिए एगो कालिदास थे, कालिदास का तो नाम सुने होंगे, बहुत सारी उनकी रचना है, रघुवंश उन्हीं की रचना है, ये बहुत सारी उनकी क्या है रचना है। और एक और आर्यभट्ट को तो नाम सुने होंगे, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। और जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था। देखिए ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। समझिए जब इतने अच्छे लोग होंगे दरबार में तो राजा कैसा होगा, वो दरबार कैसा होगा, उस समय के लोग कैसे होंगे। ये जब इतने अच्छे कालिदास और ये आर्यभट्ट जैसे जब लोग होंगे उस समय, समझिए उस समय की स्थिति क्या होगी, उस समय कैसे। देखिए इतने जब अच्छे लोग होंगे उसके दरबार में तो राजा भी ठीक ठाक होगा। तो न्याय प्रणाली से बहुत अच्छा था, उसके न्याय प्रणाली ने सब चीज ठीक ठाक था। एक महान राजा बनकर उभरा, क्यों? और 9 रत्न भी उसके दरबार में थे। तो ये 2 प्रमुख थे, कौन कौन? कालिदास और ये आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्टम की। और भी इनकी आर्यभट्ट की बहुत सारी रचनाएं, कालिदास की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। और ये जो फरिहान था, कौन था? फरिहान, इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में? ये क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फरिहान आया था। तो फरिहान भी किसके? भारत घूमने के लिए आया था, तो वो अपना यात्रा का विवरण बताया था। ये सब अब इसके बाद हम लोग इसके फरिहान के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या बताया था भारत के बारे में। इसके बाद हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।